Good morning students. Today is 27th April and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 16th lecture on topic sets. So in today's lecture we will discuss some question of exercise 1.4 NCERT. I think we have already discussed up to question number 8 and I have also given you homework for question number 9 onwards. I have uploaded some examples of NCERT book on Classroom app and I have instructed you that solve examples है ना, and learn from that examples. मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है इसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स क्लासरूम ऐप पर भेजे थे, जिसे देख के तुम्हें सॉल्व करना था और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था. अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिया तो फाइन, अदरवाइज़ मैं इसके 1-2 पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब बाकी पार्ट्स आज जा करके होमवर्क में कर लेना. देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है 1.4 NCERT पर. क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. देखो यहाँ पर कुछ सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी एंड सेट डी गिवन है. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट कैसे आंसर कर सकते हैं. ए माइनस बी, तो ए माइनस बी फाइंड करना है. ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि तुम ए से बी के एलिमेंट्स को हटा दो, मतलब वैसी एंट्री हटा दो जो बी में भी है ए के अंदर. तो ए माइनस बी, तो तुम देखो यहाँ पर 3, ए को देखो और बी को देखो. तो ए 3 है, बी पर 3 नहीं है, तो 3 एंट्री पॉसिबल है. यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 नहीं है तो 6 लिख लो. 9, यहाँ 9 नहीं है, 9 लिख लो. हमें सिर्फ उस एंट्री को छोड़ना है जो दोनों में हो. ठीक है ना. 12, तो 12 ए में है और 12 बी में भी है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना. वही ए माइनस बी का मतलब है, मतलब ए से बी के एलिमेंट्स को बाहर करो. तो 15, 12 को तो बाहर कर दिया, 15 यहाँ नहीं है तो 15 एंट्री लिख लेंगे. 18 यहाँ पर है, इधर नहीं है, लिख लो. 21 सेट ए में है, 21 बी में नहीं है, यहाँ लिख लेंगे. तो जो एंट्री बी की है उसको बाहर कर देना है ए से. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी. ए माइनस बी 3, 6, 9, 15, 18, 21 आ गया. ओके, चलो 12 पार्ट देखें क्या है. 12 पार्ट डी माइनस सी. सेम अप्रोच से इसको सॉल्व करो. सेट डी और सी को लिखना है. अच्छा ये ध्यान देंगे कि डी माइनस सी है या सी माइनस डी है, तो दोनों का में डिफरेंस हो जाएगा आंसर में. डी माइनस सी का मतलब हुआ कि वी हैव टू एक्सक्लूड ऑल सच एंट्रीज ऑफ सी विच इज़ अवेलेबल इन डी. हमें डी से उन एंट्रीज़ को बाहर करना है जो सी में भी अवेलेबल है. तो डी क्या है 5, 10, 15, 20. तो देखो लिखो 5, देखो सी में है नहीं है, यहाँ लिख लो. 10 यहाँ पर है डी के अंदर और सी में भी 10 है, तो विल ड्रॉप इट क्योंकि कॉमन एंट्री है. सी की एंट्री को बाहर करना, तो 10 नहीं लेंगे. 15 यहाँ पर है, इधर 15 नहीं है, 15 लिखो आप. 20 इज इन डी बट नॉट इन सी, सो विल राइट 20 है. तो 5, 15, 20 ये डी माइनस सी. इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है. बाकी पार्ट मैंने इसके होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, बाकी पार्ट तुम होमवर्क में कर लेना. देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू. ठीक है, फिर ये डिफरेंस ऑफ सेट पर है आर माइनस क्यू. आर रियल नंबर है एंड क्यू इज रेशनल नंबर, तो व्हाट इज आर माइनस क्यू. देखो हमें पता है ना कि रियल नंबर इज रेशनल प्लस इरेशनल होता है. रियल नंबर इज रेशनल प्लस इरेशनल नंबर. इरेशनल को क्यू बार से लिखते हैं और रेशनल को क्यू से लिखते हैं. तो तुम्हें आर माइनस क्यू करना है, तो सिंपल है. आर माइनस क्यू कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इफ़ आर इज इक्वल्स टू रेशनल प्लस इरेशनल देन आर माइनस क्यू इज सिंपली इरेशनल. आर माइनस क्यू इज क्यू बार, दैट इज इरेशनल नंबर. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. इरेशनल नंबर हो गया आर माइनस क्यू. बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल है. देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें डिसजॉइंट सेट्स पहचानना है, ट्रू या फॉल्स है. वो हम लोग ऑलरेडी डिसजॉइंट सेट्स पर डिस्कशन कर चुके हैं पहले. तो तुम लोग क्या करना, डिसजॉइंट सेट्स के प्रॉब्लम को क्वेश्चन नंबर 12 को खुद से सॉल्व कर लेना, ट्रू और फॉल्स. मैं उनके आंसर्स अपलोड कर दूंगा, आप आंसर्स मैच कर लेना. ओके, तो आज
अब हम लोग नेक्स्ट, इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग आगे कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, लाइक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉज वगैरह क्या होते हैं। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर हमने सेट ए लिख लिया, सपोज 2 4 6 7 8। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है, जैसे मान लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हमें लिखना है, तो यूनिवर्सल सेट से एक एंट्री को माइनस कर दो, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट ए, जो ए नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब नॉट ए हो गया एक तरीके से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट ए। अच्छा, इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग ए डैश सिंबल यूज़ करते हैं। ए डैश लिखा हुआ है ऊपर में, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, नॉट ए, मतलब जो ए नहीं है। तो हाउ विल कंपेयर कि नॉट ए क्या होता है। तो वेन एवर यू विल सी इन द क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑलवेज यू विल गेट अ यूनिवर्सल सेट देयर। हम तुम्हें वहाँ एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट यूनिवर्सल सेट, इफ ए इज गिवन देन ए डैश इज यू माइनस ए। सो ए डैश इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो मान लो अगर अभी यहाँ पर हमें लिखना है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब हो गया, एंड हेयर दिस यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। इस यू का मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। इस यू का मतलब यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है कुछ। इस यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ओके। तो मान लो यहाँ पर 8 2 4 6 7 8 है, तो तुमको ए डैश लिखना है यहाँ पर। अगर तो ए डैश क्या होगा, 2 4 6 7 8, तो u माइनस ए, तो u क्या है 1 1 लिखो। 2 ए पर है, छोड़ देंगे, हमें u माइनस ए कर देना है, मतलब u से ए की एंट्री को हटा दो तो तुम्हें मिल जाएगा ए डैश। तो 2 ए पर है, छोड़ दो, 3 लिख लेंगे हम लोग, 4 यहाँ छोड़ देंगे, 5, फिर 6 अवेलेबल है ए में, छोड़ दो, 7 अवेलेबल है, छोड़ दो, 8 अवेलेबल है, छोड़ दो, 9 और 10, ये ए डैश आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि अगर हम लोग ए प्लस ए डैश कर लें, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट कर लें, तो हमें यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाना चाहिए। ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। इसको तुम एज ए फार्मूला भी समझ सकते हो कि अगर किसी सेट में उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐड कर लें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को वेन डायग्राम से कैसे देखते हैं। चलो इसको सीखें। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, देखो ये वेन डायग्राम से ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर ये ए है, सेट ए है, ठीक है, अगर ये सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये दिस इज सेट ए, तो सेट ए के बाहर जितना भी पार्ट है, ये सारे पार्ट, आउट ऑफ सेट ए, सॉरी ये देखो सेट ए के अंदर नहीं आना है, बार बार जितने भी पार्ट हैं ये बाउंड्री लाइन पर, सेट ए के बाहर जितने भी पार्ट हैं, सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। सर्कल के अंदर अगर कोई एंट्री है तो सेट ए है, और सेट ए के बाहर की जितनी एंट्री है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अगर इस सर्कल को आप सेट ए बोलते हैं, इस सर्कल अगर सेट ए है तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सर्कल के बाहर के ऑल पार्ट्स ए कॉम्प्लीमेंट हो गए। और ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर दिखा सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग सीखते हैं डिमॉर्गन्स लॉज को। डिमॉर्गन्स लॉज,
डिमॉर्गन्स लॉज क्या है? देखो डिमॉर्गन्स लॉज क्या कहता है कि ए यूनियन बी है, तो अगर आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करो तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर हम कॉम्प्लीमेंट साइन को ले जाएंगे तो यूनियन का साइन पलट के इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ये डिमॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का साइन आप अंदर ले जाएंगे दोनों सेट पर तो यूनियन का साइन पलट के इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करें। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मान लो ये सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, यहाँ पर दो सेट गिवन है, टू सेट्स। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। तुम्हें बोला कि तुम ए डैश यहाँ पर दिखाओ, ए डैश। तो ए डैश का तो मतलब हमें सीधे सीधे ये पता है कि सेट ए के सर्किल ए के बाहर की सारी एंट्री, तो ये हमारा ए डैश हो गया। ये सर्किल ए की बाहर जाना है हमें, सर्किल ए के बाहर होना चाहिए, और चाहे कोई भी कुछ भी रहे उससे हमें मतलब नहीं है, सर्किल ए से बाहर होना चाहिए। तो ये तो हमारा ए डैश है। अच्छा इसी जगह अगर तुम समझो, ये देखो ये ए है और ये बी है, हमें बी कंप्लीमेंट चाहिए, बी डैश। तो बी डैश क्या होगा, सर्किल बी के बाहर, तो सर्किल बी के बाहर, और चाहे कोई कुछ भी रहे। जब हम बी डैश की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेट करेंगे कि सर्किल बी के बाहर जितना भी चीज़ है वो सब इंक्लूड हो जाएगा बी डैश में। बी डैश में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, बी डैश में सब के सब इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर सर्किल बी के बाहर सब सेटिंग कर दिया, यहाँ पर सर्किल ए के बाहर सब में सेटिंग कर दिया, ठीक है ना। अच्छा ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, यहाँ पर देखो ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ दिस इज योर ए यूनियन बी। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ए यूनियन बी मतलब ये हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। देखो कन्फ्यूजन ना, मैं ऐसे सर्कल कर देता हूँ, ये ए डैश है, ये भाई तुम्हारा बी डैश है, बी डैश है, ये बी डैश है यहाँ पर, है ना, बी डैश इधर लिख देता हूँ, बी डैश है, ठीक है। और ये है तुम्हारा ए यूनियन बी, दिस इज और ए यूनियन बी। अब हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ये देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि इनको छोड़ के, ये रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ध्यान से समझना, ये रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है, हमें ए यूनियन बी मिला हुआ है, यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इन स्पेस को छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के उसके बाहर का कलर कर दो। ये देखो जो ए यूनियन बी पार्ट है उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ के और बाहर के पार्ट को आप कलर कर लो। देखो मैंने ए यूनियन बी जो यहाँ पर कलर किया हुआ था उसको छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था। तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हो सकता है, ऐसा तुमसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये ए यूनियन बी है तो दिस इज योर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए डैश का पहले ही तुम्हें बता दिया था और बी डैश का पहले बता दिया था। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन देखेंगे। इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते हो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एंट्री होता है। तो हमें ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है। ए डैश तुम्हारे पास है, बी डैश तुम्हारे पास है, इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन शेडिंग रीजन। इसमें भी कुछ शेडिंग है, इसमें भी कुछ शेडिंग है, कुछ पार्ट कलर किया हुआ है। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या कलर किया हुआ है, देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो सर्किल ए इसमें ब्लैंक है, यहाँ कलर किया हुआ है, तो ये कॉमन तो नहीं हुआ। सर्किल ए यहाँ कलर है, यहाँ ब्लैंक है, कॉमन नहीं हुआ। तो मतलब सर्किल ए वाले पार्ट को हमें कॉमन रीजन में नहीं लेना है। सर्किल बी की बात करें तो सर्किल बी यहाँ ब्लैंक है और यहाँ सर्किल बी के कुछ पार्ट कलर किए हुए हैं।
जो दोनों में कॉमन है वो छूटा हुआ है, सर्कल बी के कुछ पार्ट यहाँ पर छोड़ा हुआ है मैंने, मतलब ये कॉमन रीजन नहीं है। इसका मतलब हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि इसका मतलब ये है कि ये जो शेडिंग है, हमें शेडिंग, कॉमन शेडिंग ढूंढना है। तो ये शेडिंग नहीं आएगा सर्कल ए के अंदर वाला, और ये शेडिंग बी के अंदर वाला नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है। और अगर इन दोनों सर्कल के बाहर देखें तो यहाँ भी कलर किया हुआ है, और इन दोनों सर्कल के बाहर यहाँ भी साइड रीजन कलर किए हुए हैं। तो अगर आप बात करें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की अगर हम बात करें तो हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में ये कलर, इसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए, बाकी कॉमन रीजन है। तो बाकी ये तुम्हारा कॉमन रीजन बन गया। ये देखो, ये कॉमन रीजन बन गया। हमने इसको कलर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ शेडिंग नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। कॉमन इंटरसेक्शन ढूंढना है हमें, इसलिए इसको छोड़ देना है। बी पर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर शेडिंग है, ये भी कॉमन नहीं हुआ, छोड़ देना है। बाकी यहाँ भी शेडिंग है, यहाँ भी शेडिंग है, यहाँ भी शेडिंग है, यहाँ भी शेडिंग है, इधर भी शेडिंग है, इधर भी शेडिंग है, ये सब कॉमन हो गए, इनको ब्लैंक छोड़ दो। दिस इज योर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप मिलाएं यहाँ पर कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो वेन डायग्राम है और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम है, ये दोनों सेम है। देखो, ये भी दोनों सर्कल के अंदर कोई शेडिंग नहीं है, बार बार शेडिंग है। यहाँ भी सर्कल के अंदर कोई शेडिंग नहीं है, बार बार शेडिंग है। तो फ्रॉम दिस वेन डायग्राम, लेट इट बी वेन डायग्राम 1, लेट इट बी वेन डायग्राम 2। आप इसको सिस्टमेटिक लिख लेना, मैं तो ये बोर्ड पर इस तरीके से इसको कहीं कहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको सिस्टमेटिक लिखना कि फ्रॉम 1 and 2, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम वेन डायग्राम 1 and 2, ये 1 है, ये 2 है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और एक बार जब हम ये समझ लेंगे, रियलाइज़ कर लिए वेन डायग्राम से, अब इसको फार्मूला की तरह आगे क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा, ये आप याद रखोगे। ओके, तो आज की लेक्चर में हमने देखा, सबसे पहले 1.4 NCERT पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो तुम्हारे होमवर्क के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिस्कस किया है, वेन डायग्राम से समझा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये देखो। फिर हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ समझा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। क्यों होता है उसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने समझा है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, अदरवाइज़ लेक्चर को वापस एक बार और देखो, फिर क्लैरिटी आएगी, सारी बात समझ में आ जाएगी। डी मॉर्गन्स का एक लॉ और होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके आगे। तब तक इतना आप रिवाइज करो। ओके, थैंक यू।